तो डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग को पढ़ना है। आपको स्टार्टिंग में सारी की सारी चीजें बता दी गई डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि ये क्या होता है और किस लिए कराया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन से पहले कि डीएनए रेप्लिकेशन कितने टाइप्स का हमको देखने को मिला है। तो पहला जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन के अलग अलग टाइप्स देखे गए तो कुछ तरीके देखे गए। पहला जो मेथड इन्होंने बताया है वो है कंजर्वेटिव। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है कंजर्वेटिव। जो दूसरी कैटेगरी है वो है सेमी कंजर्वेटिव। और जो तीसरी है वो है डिस्पर्सिव। अब कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, ये एक तरह से हाइपोथेसिस थी कि एक अंदाजा लगाया गया कि इन तीन टाइप से जो है डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है। अब कंजर्वेटिव मोड में क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं हम अपने डीएनए को कंजर्व करेंगे। किस तरह से कि ये हमारा एक पेरेंटल डीएनए है और इस पेरेंटल डीएनए से जो नए डीएनए बनेंगे तो वो इस तरह से बनेंगे कि एक डीएनए तो पूरा का पूरा पेरेंटल रहेगा, यानी इससे जो बनने वाला पहला डीएनए होगा वो तो पूरा का पूरा पेरेंटल रहेगा और जो दूसरा डीएनए होगा वो नया बन जाएगा। इस तरह से मैंने इसीलिए कलर चेंज किया है, नए को मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ। तो ये वाला हमारा पेरेंटल डीएनए और ये न्यू डीएनए। यानी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए क्या कहता है, जब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो एक डीएनए पेरेंट वाला एज इट इज पूरा का पूरा कंजर्व हो जाएगा और एक डीएनए जो है वो न्यूली फॉर्म्ड होगा, नया बना हुआ होगा। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या कहता है, ये जो पेरेंटल डीएनए है जैसे, तो इनका कहने का मतलब है अब इससे जो दो नए डीएनए बनेंगे इसमें पहले डीएनए पे भी जो आधा स्ट्रैंड है वो पेरेंटल डीएनए का होगा और दूसरे पर भी जो आधा स्ट्रैंड है वो पेरेंटल डीएनए का होगा और साथ में इन आधे स्ट्रैंड के साथ जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो नए डीएनए वाले बन जाएंगे। इस तरह से यानी अब डिफरेंस आपको शायद समझ में आ गया होगा। जो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वहां पर एक डीएनए हमको पेरेंटल मिल गया और एक पूरा पूरा अलग नया डीएनए बन गया। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, आधा कंजर्व करता है, यानी कि अब इस पेरेंटल डीएनए का आधा डीएनए इस वाले पोर्शन में गया और आधा डीएनए इस वाले पोर्शन में, यानी कि पुराने डीएनए से जो दो नए डीएनए बने हैं दोनों के दोनों जो है आधे आधे पेरेंटल स्ट्रैंड को अपने पास रख रहे हैं। इसके पास भी एक स्ट्रैंड है पुराना वाला और एक इसके पास भी और साथ में एक नया स्ट्रैंड भी बन रहा है और ऐसे मेथड को बोला सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बाद जैसे हम आते हैं डिस्पर्सिव मेथड पे, तो डिस्पर्सिव में क्या होता है, ये अगर हमारा पेरेंटल डीएनए है तो अब इससे जो दो नए डीएनए बनेंगे वो फैल जाएंगे। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, फैलना, यानी कि नया डीएनए जो पुराना डीएनए, पुराने डीएनए का स्ट्रैंड कुछ इस तरह से अरेंज होगा और उसमें बीच बीच में नए स्ट्रैंड आ जाएंगे इस तरह से और यहां पे भी सेम पैटर्न होगा इस तरह से। यहां पर भी जो दो नए डीएनए बनेंगे वो कुछ इसी तरह से बनेंगे। यानी कि अगर आप डिस्पर्सिव में देखें तो आपको डिस्पर्सिव में क्या लग रहा है, ये जो पेरेंटल डीएनए है इसके स्ट्रैंड के टुकड़े हो गए हैं, कुछ टुकड़े इधर जुड़ गए, कुछ इधर कुछ इधर, यानी कि ये जो पेरेंटल डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो लाइन से एक सीक्वेंस में नहीं जुड़े, मतलब ब्रेक डाउन हो गए कुछ बंचेस में, यानी कुछ ग्रुप इधर आ गया कुछ ग्रुप इधर, और जहां जहां पे गैप जनरेट हो वहां पे नए स्ट्रैंड आ गए, जैसे यहाँ पे नया आ गया, ये नया आ गया, ये नया आ गया। यानी डिस्पर्सिव का मतलब क्या है, पेरेंटल डीएनए भी एक तरीके से पूरे में फैल गया है और जो नया डीएनए बन रहा है वो भी उनके बीचों में फैल के इस तरह से अरेंज हुए हैं कि दो नए डीएनए बन जाए।
तो ये तो एक हाइपोथेसिस थी कि अंदाजा लगाया गया कि इन सेम टाइप का मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है कि कंजर्वेटिव में या तो हम पेरेंटल डीएनए को पूरा बचा लेंगे और एक नया डीएनए बना लेंगे, सेमी कंजर्वेटिव में या तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा कि भाई दोनों नए डीएनए में आधा पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और आधा नया स्ट्रैंड होगा। डिस्पर्सिव में कंडीशन तो यही होगी, लेकिन डिस्पर्सिव में दोनों में चीजें क्या होगी, फैल जाएंगी, यानी पेरेंटल डीएनए भी पूरे में फैल जाएगा और जो न्यूली फॉर्म डीएनए है वो भी पूरी तरह फैल जाएगा। बट जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली देखा गया, कई ऑर्गेनिज्म पे, कई जानवरों पे जब स्टडी की गई, तो फाइनली जो पता चला कि जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है यही मैक्सिमम पाया जाता है। यानी एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन का मोड होता है वो कौन सा होता है, तो देन इट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसके बाद हम आते हैं मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आज काफी लेट हो गया, थोड़ा सा फास्ट। अब टाइप के बाद आते हैं बात मोड की, यानी किस किस टाइप के मोड हमको डीएनए रेप्लिकेशन को देखने को मिलते हैं। तो मोड का मतलब है किस किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो हम जानते हैं हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक, जिनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है नॉर्मली इस तरह से सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको कि हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब जब प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए इस तरह से सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल होता है इसको हम बोलते हैं थीटा मॉडल। थीटा मॉडल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। जब इस डीएनए से दो कॉपियां बनती हैं तो किस तरह से बनती हैं, यही जो सर्कुलर डीएनए है ये बीच से डिवाइड होता है, यानी कि इस सर्कल में बीच से एक डिवाइडिंग लाइन इस तरह से जनरेट होती है। देखिए, यानी कि यहाँ पर एक डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से, और डीएनए जो है आधा और आधा, ये दो अलग अलग नए डीएनए बन जाएंगे, यानी इससे दो नए डीएनए इस तरह से बन जाएंगे, एक ये और ऐसे ही एक और। तो अब अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो ये एकदम थीटा की तरह लग रहा है, और इसीलिए जो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके मॉडल को क्या बोला, थीटा मॉडल, क्योंकि डीएनए सर्कुलर डीएनए है और सर्कुलर डीएनए इसी तरह से डिवाइड होता है। यहाँ तक बात आपको शायद क्लियर होगी। और थीटा मॉडल में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स है, यानी कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम कौन से होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में जो मेथड है थोड़ा सा अलग होता है। यूकैरियोट्स में बनता है वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्म, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्म। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है। लीनियर का मतलब है वो डीएनए इस तरह से सीधा होता है, ओपन चेन, बंद नहीं होती है। ठीक, अब इस चेन में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो या तो ये बीच से इस तरह से ओपन होगी या साइड से ओपन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दो पेरेंटल स्ट्रैंड हैं ये जब इस तरह से अलग होते हैं, यानी कि ये पेरेंट के जो दो स्ट्रैंड हैं दोनों अलग हो जाएंगे और इन दोनों स्ट्रैंडों पर दो नए स्ट्रैंड बनाकर दो डीएनए बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपको साफ साफ दिखता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, वाई शेप्ड है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। और वैसे भी आप वर्ड यूज करते हो चिमटी के लिए, एक चिमटी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यूकैरियोट्स की जो सेल्स होती हैं वहां पे वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्म मॉडल अप्लाई होता है।
प्रोकैरियोट्स में थीटा मॉडल, क्योंकि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है अगर बात करें तो 70 टाइप के होते हैं, और यूकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि वो टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कितने टाइप का, तो कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। ये तीनों जो मेथड्स बताए गए ये एक तरीके से साइंटिस्ट का अंदाजा था, हाइपोथेसिस थी, ठीक है। बट एक्चुअल में जो साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद जब हम मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे आए तो प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, जिसकी वजह से थीटा मॉडल देखने को मिलता है, और इस तरह से एक डीएनए से दो नए डीएनए बन जाते हैं। और यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है, ओपन चेन होती है, इसलिए यहाँ पे जब चेन ओपन होती है तो इस तरह से वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। अभी हम जो है वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। इसके आगे तब हम आते हैं मैकेनिज्म पे, यानी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे चलेगी और क्या क्या फंक्शन वहां पर होने वाले हैं। तो अब आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे। तो मैकेनिज्म जब भी हम इसकी स्टार्ट करेंगे तो हमको कई सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है और हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में जो हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं वो है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज को हम डीएनए गाइरेज भी बोलते हैं। एंजाइम्स के नाम आपको लर्न करने होंगे और यही यहाँ से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, बिना एंजाइम के आप इस मैकेनिज्म को समझ ही नहीं पाएंगे। अब टोपोआइसोमरेज का फंक्शन क्या होता है, ये हमारा जो डीएनए होता है बहुत सुपर कॉइल्ड होता है, यानी कि इस तरह से बहुत सारे कॉइल्स बने होते हैं। तो इन कॉइल्स की टेंशन को रिलीज करता है टोपोआइसोमरेज, यानी इन कॉइल्स को कम कर देगा कुछ इस तरह से, कॉइल्स कम हो जाएंगे ताकि इसकी टेंशन रिलीज हो जाएगी, तब हम जाकर चेन को आसानी से खोल पाएंगे। तो सिंपल अब अगर डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से मान लीजिए हमारा डीएनए जिसमें बहुत सारी क्या है कॉइलिंग पड़ी हुई है, ठीक। इस कॉइलिंग को कम करके ये इस डीएनए को इस तरह से इसकी टेंशन रिलीज करके फ्री फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये काम किसका है, टोपोआइसोमरेज का। यानी जो इस तरह से जो ट्विस्टेड डीएनए था इसके ट्विस्ट को लूज कर दिया, खोल दिया और एक सीधी सीधी चेन बना दी। ये फंक्शन किसका है, टोपोआइसोमरेज या डीएनए गाइरेज का। अब जैसे ही अपना ये काम कर लेता है इसके बाद जो अनदर एंजाइम आता है विच इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है ये डीएनए को कहीं से भी काट सकता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, इसके लिए एक साइट होती है, तो साइट को हम बोलते हैं ओरी साइट। ओरी का एक्चुअल में जो फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब है वो जगह, डीएनए तो हमने इतना बड़ा कर लिया बट हमको जगह भी डिसाइड करनी होती है किस जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो सपोज यहाँ कहीं से अगर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो उस जगह को क्या बोलेंगे हम, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब हम अगर हमारा डीएनए इस तरह से पूरा कंप्लीट बना हुआ है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कैसे रेप्लिकेशन को इस जगह को काटना पड़ेगा, और उस काटने वाला काम कौन करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी कि अगर हमारा ये डीएनए है हमारे पास, उसमें इस जगह पे कहीं ओरी साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो उस जगह पर ये डीएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा। कट कर देगा ताकि डीएनए वहां से हम अलग कर लें, और उस पोर्शन को जैसे कट कर देगा इस तरह से,
तो हम यहाँ से फिर हमको पता है कि हम इस एरिया से डीएनए का रेप्लिकेशन आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला एंजाइम जो डीएनए की टेंशन को रिड्यूस करेगा, एंड अनदर वन इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, और इसका फंक्शन क्या है, इस साइट ऑफ ओरिजिन पर जाके डीएनए को कट कर देगा। एंडोन्यूक्लियस जो है डीएनए को हमेशा बीच से ही काट सकता है। बीच का मतलब अगर ये डीएनए है तो ये अंदर कहीं से ही काटेगा, इन किनारों पर नहीं काट सकता, और इसीलिए इसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि एक और एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस बाहर से कट करता है। तो ये हो गए दो स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, अब हम थर्ड स्टेप को यहां से आते हैं और पिछले वाले को नीचे रहने देते, क्योंकि हर एक स्टेप एक दूसरे से कोरिलेट करता है। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होना है, अब एक एंजाइम आएगा हेलिकेज। अब हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क है ये कौन बनाता है, हेलिकेज ही बनाता है। मान लीजिए हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर डीएनए को तो काट लिया, हाँ हम दे देंगे। तो डीएनए को हमने मान लिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे कट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास इतना डीएनए, यानी कि हम यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमको वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना पड़ेगा, और डीएनए इस तरह से है। तो अगर हम दोनों स्टैंड को ओपन करना चाहते हैं, यानी कि ये वाले स्टैंड को, अगर ये 5' और 3' वाला है और ये 3' to 5' स्टैंड है, तो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। और अलग करने के लिए ये देखिए इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, ठीक। और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कौन करता है, हेलिकेज। तो हेलिकेज का और अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए, इट इज यूज्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच के जो दो स्ट्रैंड है इनको तोड़ेगा कौन, हेलिकेज एंजाइम। और यहां से जो है जब ये तोड़ेगा तो इस तरह से देखिए वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा। यानी कि जो ये इतना पोर्शन जहां पे हम बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, यहाँ के बॉन्ड्स नहीं टूटे, बट ये ऊपर के बॉन्ड्स जो है हेलिकेज एंजाइम ने तोड़ दिए। तो इस हेलिकेज एंजाइम की वजह से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से टूट गए और हमको ये वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क देखने को मिल गया। ठीक, अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, तो अगले स्टेप में ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है, ये जो स्टैंड आपस में खुल गए हैं, तोड़ दिए गए, ये कुछ टाइम बाद जो है वापस से जुड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपने ये जो बना दिया है, ये वापस से क्या हो सकते हैं, ये स्टैंड आपस में पास में आ जाएंगे और वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो ये ऐसा ना करें, ये जो स्टैंड है आपस में अलग ही रहे, इसके लिए एक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। अगर इसका फुल फॉर्म जाने तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, क्लियर है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन करेंगे क्या, ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क वाला जो स्ट्रक्चर हमको मिला है और ये सिंगल स्ट्रैंड है इसके इस तरह से, अब ये स्ट्रैंड वापस से जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर ले, इसके लिए पहले इनके पास क्या जुड़ जाएगी, ये इस तरह से एसएसबी प्रोटीन्स जुड़ जाएंगे। और इन एसएसबी प्रोटीन्स के जुड़ने की वजह से ये सारे क्या है, एसएसबी प्रोटीन। और इन एसएसबी प्रोटीन्स के जुड़ने की वजह से क्या होता है, जैसे ही एसएसबी प्रोटीन इन सिंगल स्ट्रैंड पे जुड़ जाएंगी, अब ये सिंगल जो स्ट्रैंड है ये वापस एक दूसरे से मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, यानी कि अब ये अलग बने रहेंगे। तो एसएसबी प्रोटीन का काम क्या है, ये टूटे हुए सिंगल स्ट्रैंड पर जुड़ जाती हैं ताकि वो जो सिंगल स्ट्रैंड है वापस से अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके फिर से डबल स्ट्रैंड क्रिएट ना कर ले। तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन फॉर्क मेंटेन करने के लिए जो रोल है वो एसएसबी प्रोटीन का है, ये दो स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग बनाए रखता है। यहाँ तक की प्रोसेस तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई, रोल सारा का सारा 1 by 1 एंजाइम्स का है। अब हम अगले एंजाइम्स की तरफ आए, तो एंजाइम से पहले क्या बात होती है कि अब हमारे पास दो अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड हैं
और उन स्टैंड पे जो है हम डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करा सकते हैं। अब अगर हम इसके सामने एक नया स्टैंड लाना चाहते हैं तो हमको कुछ न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप चाहिए होंगे, यानी कि वही एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के ग्रुप चाहिए होंगे। तो एक अगली प्रोसेस आती है एक्टिवेशन ऑफ डीएनटीपी। डीएनटीपी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि भाई हम डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए के लिए जितने भी डीऑक्सी शुगर वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म चाहिए होती है। अब हम जो है जब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में जैसे कि जो ये सारे के सारे जो होते हैं वो अपने मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में हमको ये मिलेंगे, बट किस फॉर्म में मिलेंगे? मान लो अगर हमको एडेनिन का चाहिए तो एडेनिन का क्या मिलता है? हमको एएमपी मिलता है। एमपी का मतलब है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक। बट हमको मोनोफॉस्फेट नहीं चाहिए, एक्टिवेट फॉर्म किसकी है? टीपी यानी ट्राइफॉस्फेट की है। तो जब इस एमपी को एक्टिवेट करना है तो हमको इसमें दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करने पड़ेंगे, और जैसे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो एक फॉस्फेट पहले से था और दो फॉस्फेट मिलके ट्राइफॉस्फेट बना लेंगे, यानी कि एएमपी से बन जाएगा एटीपी, जिसको आप बोलते हो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको लिखना है या नहीं आगे? इसके बाद ऐसे हमको अगर ग्वानिन चाहिए तो ग्वानिन मोनोफॉस्फेट होता है, इसमें भी हम दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देंगे और बन जाएगा जीटीपी, यानी कि गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मोनोफॉस्फेट इनकी इनएक्टिव फॉर्म है और ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेटेड फॉर्म है, बट एक्टिवेट करने के लिए हमको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। थर्ड में मान लेते हैं हमको अब एडेनिन ग्वानिन बचा क्या? थाइमिन। तो थाइमिन मोनोफॉस्फेट है, इसमें भी हम दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अब जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? थाइमिन ट्राइफॉस्फेट टीटीपी। एंड लास्ट में जो है अगर एडेनिन ग्वानिन थाइमिन हो गया, बचा साइटोसिन, तो साइटोसिन का भी मोनोफॉस्फेट होगा, इसमें भी हम दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब ऐड कर देंगे तो बन जाएगा सीटीपी, यानी कि साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां तक ये जो है ये इनएक्टिव फॉर्म्स हैं और ये एक्टिवेटेड फॉर्म्स, यानी साइटोप्लाज्म में जो आपके पास ये कैटेगरीज मिल रही हैं ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म की हैं मोनोफॉस्फेट के फॉर्मेट में। लेकिन सब में आपने दो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जब एनर्जी दी तो सब बन गए ट्राइफॉस्फेट। तो एक्टिवेशन ऑफ डी एनटीपीज का मतलब ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डी एनटीपीज का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जितने भी मोनोफॉस्फेट थे साइटोप्लाज्म में सबके ट्राइफॉस्फेट मिल गए हैं, अब ये एक्टिवेटेड है। अब इनको हम जो है डीएनए के ये जो हमने स्ट्रैंड अलग कर रखी है इस तरह से, इन स्ट्रैंड पे जो नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो हम इन्हीं को वन बाई वन इसमें जोड़ते चले जाएंगे और एक नया स्ट्रैंड डीएनए का इस तरह से जो है वो बन जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार बोल के कंफर्म सर हेलिकेज में कौन सा मतलब H बॉन्ड टूटता है या नाइट्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके सर। ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, और जैसे हेलिकेज एंजाइम अप्लाई किया जाता है तो हेलिकेज इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है और दोनों के दोनों जो नाइट्रोजनस बेस हैं, सॉरी जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के वो दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हो गए। अब जो रोल आता है वो आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। अब हम एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे वहां पे बताएंगे, बट इनका काम समझो। जो छठा हमारा एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब ये क्या होता है? पॉलीमर, यानी कि अब आपने जो डीएनए का इस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्म बनाया था
ये स्टैंड अलग है, ये स्टैंड अलग है। यहाँ पर एक नई चेन जोड़ देगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को 1 बाय 1 अरेंज कौन करेगा? इन न्यूक्लियोटाइड्स को इस स्टैंड पर लाने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। और पॉलीमर का मतलब क्या है? इन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के पॉलीमर बनाता चला जाएगा, यानी कि 1 बाय 1 एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन को इस तरह से ऐड करता चला जाएगा। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का काम है वो है डीएनए पॉलीमरेज का। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि अगर पेरेंटल स्टैंड पर थाइमिन होगा तो सामने वो एडेनिन को जोड़ देगा, अगर पेरेंटल बॉन्ड पे साइटोसिन होगा तो वो ग्वानिन को जोड़ देगा, अगर पेरेंटल स्टैंड पे एडेनिन है तो थाइमिन को जोड़ेगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन को जोड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज पेरेंटल स्टैंड को रीड करता है और उसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके जस्ट अपोजिट वाले नाइट्रोजनस बेस को ऐड करके एक नई चेन बनाता चला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या डीएनए पॉलीमरेज का, इसका जो मेन कीवर्ड है ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। इस बात को ध्यान कर लीजिएगा। अगर ये दो स्टैंड हमने बनाए हैं, ये 3' to 5' वाला है और ये 5' to 3' वाला है, और डीएनए को पॉलीमरेज अपनी कोडिंग करना चाहता है तो इसकी डायरेक्शन क्या? ये 5' to 3' चलेगा, यानी कि ये 5' to 3' चलना चाहता है और 5' to 3' अगर ये चलना चाहता है तो इसके लिए जो पेरेंटल स्टैंड होना चाहिए जस्ट उल्टा होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए 3' to 5' वाला। ऐसा क्यों? अब 5' to 3' तो ये वाला स्टैंड तो पहले से और ये है 3' to 5'। अब डीएनए पॉलीमरेज अगर यहाँ से यहाँ वर्क करेगा तो यानी कि डीएनए को कहाँ पे चलना है? सॉरी, 5' to 3' चलना है। तो 5' to 3' के लिए वो इस स्टैंड को चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर 3' है, 3' के अपोजिट वो 5' को लेकर आएगा और फिर 5' से 3' की तरफ उल्टी डायरेक्शन में कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा डायरेक्शन याद रखना पूछा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में वर्क करता है? तो इट ऑलवेज कोड फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। 5' से 3' की तरफ ही चलेगा और इस डायरेक्शन में चलने के लिए जो स्टैंड होना चाहिए वो जस्ट अपोजिट 3' to 5' वाला होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब डीएनए पॉलीमरेज ऐसे नहीं कर सकता। देखिए, अगर हम 5' to 3' स्टैंड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक 3' वाला स्टैंड पकड़ना पड़ेगा, यानी कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब तक हम इस स्टैंड पर नहीं आएंगे तब तक हम 5 to 3' नहीं चल पाएंगे। अब 3' की बात करें तो 3' पे जो ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। अब इस 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आइडेंटिफाई जो है वो डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर पाता, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो एंजाइम कौन सा है? वो है प्राइमर। ठीक है, जैसे कोई आरएनए प्राइमर भी बोलते हैं। ये आरएनए प्राइमर जो होते हैं वो आरएनए की छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, और इनका काम क्या होता है? जो हमारा स्टैंड है जहां पर हम कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं वहां से 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पहचान लेता है और डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है कोडिंग के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा पेरेंटल स्टैंड है इस तरह से, जो कि कैसा है? 3' to 5' है, और ये पेरेंटल स्टैंड है। अब अगर डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' कोडिंग करना चाहता है तो वो यहाँ से शुरू कर सकता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, इस 3' OH ग्रुप को खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो इसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करने के लिए क्या होता है? स्टार्टिंग में 3' ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन आ जाता है? प्राइमर। ये जो प्राइमर है जैसे ही 3' ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेता है तो तुरंत की डायरेक्शन में 5' to 3' उसके आगे से आकर जैसे प्राइमर ने 3' ग्रुप को पहचान लिया तुरंत डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और इस तरह से पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा 5' to 3' डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो रोल आया वो आया डीएनए पॉलीमरेज। यानी अब क्लियर हो गया होगा कि काम तो डीएनए को करना है 5' to 3' डायरेक्शन में, लेकिन इसके लिए इसको 3' OH ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस आइडेंटिफिकेशन को कौन करके देता है? आरएनए प्राइमर।
आरएनए प्राइमर जैसे इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो जाएगा तो तुरंत ही आरएनए प्राइमर यहाँ से हट जाता है और डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से कोडिंग कर लेता है और एक नया डीएनए बना लेता है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, नहीं है। अब हम आगे रहेंगे, अभी सिंगल सा डायग्राम बनाएंगे और वहां से पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अब फाइनल स्टेप आते हैं। अब ये जो डायग्राम बनेगा ये फाइनल डायग्राम है। यही सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नीट में भी और कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्लियर? तो उन पॉइंट्स को भी नोट करें। अब हम एज इट इज देखें तो ये हमारा पेरेंटल स्टैंड था इस तरह से, एक ये और एक थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ताकि बेटर समझ आए। और ये स्टैंड आगे जाके इस तरह से ओपन होता है और वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है। अब मान लीजिए ये वाला जो स्ट्रैंड है वो है 5' to 3' और ये वाला है 3' to 5'। ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब किस किस एंजाइम की क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही है उन्हें देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस जगह कहीं ना कहीं हेलिकेज एंजाइम होगा इस तरह से। ये मान लीजिए पॉइंट की तरह ये जो एंजाइम है ये है हेलिकेज एंजाइम। और हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जाता जा रहा है और एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा और चेन को ओपन करता चला जाएगा। और ये जो चेन पहले से ओपन हो चुकी है इस तरह से, ये भी किसने करी है? हेलिकेज एंजाइम ने ही की होंगी। और ये जो चेन पहले से अलग हो चुकी है ये वापस जुड़ ना जाए इसके लिए यहाँ पर कौन सी प्रोटीन बाइंड करी है? SSB प्रोटीन। इस तरह से यानी कि हर एक न्यूक्लियोटाइड से अब SSB प्रोटीन जुड़ चुकी है जो कि क्या करेंगी, इन SSB प्रोटीन की वजह से ये जो डीएनए है, इन डीएनए के जो अलग हुए स्ट्रैंड है आपस में दोबारा से नहीं जुड़ेंगे। यानी इसको इन शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया है और उन टूटे हुए स्ट्रैंड पे जो है SSB प्रोटीन आ चुकी है। अब जैसे SSB प्रोटीन आ गई, अब अगला काम क्या है कि हमको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। और डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो क्या करेगा, वो 5' to 3' डायरेक्शन में कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। 5' to 3' अब डीएनए प्राइमर को 5' to 3' कोडिंग करने के लिए कौन सा स्ट्रैंड चाहिए? स्टार्टिंग में उसको चाहिए 3' to OH वाला अपोजिट स्ट्रैंड।
यानी कि अगर उसको 3 डैश वाला स्ट्रैंड मिलेगा तभी तो 5 डैश टू 3 डैश चल पाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये 3 डैश है तो पहली कोडिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी इस तरह से। तो यहां पर आएगा कहीं ना कहीं, यहां से हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद से कोडिंग नहीं कर सकता, यानी खुद से कोडिंग तो कर सकता है लेकिन इस 3 डैश OH ग्रुप को आइडेंटिफाई कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज या सॉरी प्राइमर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये प्राइमर का मॉलिक्यूल आकर बाइंड करेगा। तो ये क्या है? ये हमारा प्राइमर है। प्राइमर की वजह से क्या होगा कि प्राइमर ने 3 डैश OH ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम यहाँ से 5 डैश टू 3 डैश में कोडिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही प्राइमर ने 3 डैश OH ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहाँ तुरंत कौन आ जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर एंजाइम आया होगा स्टार्टिंग में इस कोडिंग को करने के लिए और लगातार कोडिंग करेगा। वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। तो इस साइड पे तो हमको सिंपली क्या हुआ, इस साइड पे एक और चीज मिली कि आपको यहाँ पे हमको तुरंत ही किनारे पर 3 डैश OH ग्रुप मिल गया। प्राइमर ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और डीएनए पॉलीमरेज ने 5 डैश से 3 डैश की तरफ एक नई चेन बना दी डीएनए की। तो एक स्टैंड तो हो गया। अब इस स्टैंड का फायदा क्या है कि इस स्टैंड में लगातार एक ही बात, ये 3 डैश OH होगा, इसके आगे भी 3 डैश होगा, आगे भी 3 डैश और आगे भी 3 डैश। तो डीएनए पॉलीमरेज को लगातार एक बार तो आरएनए प्राइमर ने आइडेंटिफाई कर लिया, दोबारा से आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तुरंत इसको 3 डैश OH ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगातार लीड करता हुआ चला जाएगा और बिना रुके 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में जो है एक नई डीएनए की चेन बना लेगा। और यहाँ पे चेन लगातार चल रही है, बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, इसलिए इस वाले स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है? लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड? लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो हमारा अपोजिट स्ट्रैंड है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट साइड का जो स्ट्रैंड है ये वाला, अब ये तो इधर से 5 डैश टू 3 डैश है, यानी कहीं ना कहीं हमको 3 डैश वाला जो ग्रुप है हमको यहाँ नहीं मिल रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो इस केस में बार बार जो है यहाँ तो 5 डैश टू 3 डैश है और डीएनए पॉलीमरेज 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में खुद कोडिंग करना चाहता है, और उसके लिए उसको क्या चाहिए? लगभग 3 डैश टू 5 डैश वाला डायरेक्शन चाहिए। और आपको पता है कोडिंग तो इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में नहीं, यानी कि हमको चलना तो इसी डायरेक्शन में। तो हम क्या करें भाई? तो यहाँ पे चेन उल्टी तरीके से बनती है, यानी कि यहाँ पे 5 डैश मिल रहा है, 3 डैश तो मिल नहीं रहा। लेकिन अगर हम इस चेन में इधर पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ हमको 3 डैश मिल जाएगा, अगर हम ऐसा चलना चाहें। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर हर बार एक प्राइमर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक, और वो 3 डैश ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा और फिर उस प्राइमर मॉलिक्यूल से तुरंत डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और फिर वो 5 डैश टू 3 डैश कोडिंग कर देगा इस तरह से। यानी कि अब ये 5 डैश टू 3 डैश है, इधर 5 डैश टू 3 डैश कोडिंग कर देगा। लेकिन जैसे ही फिर आगे बढ़ेगा तो फिर से इसको 5 डैश मिलेगा, 3 डैश नहीं मिलेगा। 3 डैश नहीं मिलेगा तो फिर से आरएनए प्राइमर आएगा पीछे की तरफ इस तरह से। आरएनए प्राइमर फिर से 5 डैश वाले को 3 डैश ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा और उसके आगे फिर से डीएनए पॉलीमरेज आएगा और फिर से लगातार एक चेन ऐसी बना देगा, ठीक। और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, यानी कि बेस पेयरिंग तो हो रही है, लेकिन हर बार जो है डीएनए पॉलीमरेज को इस बार लगातार हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं, इसके लिए हमको लगातार जो है डीएनए की जो सीक्वेंस है वो तो नहीं मिल पा रही, ठीक। ये हम एरो यहाँ दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली हमारी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हम यहाँ से आइडेंटिफाई करके ऐसा चलते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, फिर उल्टा चलते हैं, फिर ऐसा जाते हैं। तो हर बार जो है डीएनए पॉलीमरेज को बार बार यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो 5 डैश ही मिलेगा, 3 डैश नहीं मिलेगा। तो हर बार वो आरएनए प्राइमर की हेल्प लेगा, यानी हर बार एक आरएनए प्राइमर आएगा, वो स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करेगा, फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और फिर वो बस हम छोड़ो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है।
और ये फिर इस डायरेक्शन में कोडिंग कर देगा। आगे फिर जाएंगे तो आगे फिर से वही 5 डैश वाली प्रॉब्लम आएगी, तो आगे फिर से जाके जो है डीएनए पॉलीमरेज के लिए आएगा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जैसे ही आइडेंटिफाई करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज तुरंत उस जगह पर बाइंड कर जाएगा 3 डैश OH वाली जगह पर, और 3 डैश 5 डैश टू 3 डैश कोडिंग कर लेगा। तो यहाँ से ओवरऑल आपको एक प्रोसेस समझ में आ रही है कि हमको दो तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। क्या चीजें? एक ये वाला स्टैंड है जहां पर हमको 3 डैश टू 5 डैश वाला स्टैंड सीधा सीधा मिल गया, और डीएनए पॉलीमरेज को केवल एक बार प्राइमर का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद बैक टू बैक 3 डैश 3 डैश 3 डैश मिलता चला गया, और वो लगातार लीड करता चला गया और एक सिंगल स्टैंड बना दिया, यानी कि एक सीधी सीधी लीनियर चेन बना दी जिसमें कोई भी टुकड़े नहीं है, एकदम कंटिन्यूस चेन बनती चली गई, लीड करता चला गया, और इसीलिए उस वाले स्टैंड को हमने बोल दिया लीडिंग स्टैंड। लेकिन जो ऊपर वाला स्टैंड की बात की तो हमको यहाँ पे 3 डैश टू 5 डैश नहीं मिला, हमको कैसे मिला? 5 डैश टू 3 डैश मिला। और हमको अगर डीएनए पॉलीमरेज करता है कोडिंग 5 डैश टू 3 डैश, और उसके लिए उसको चाहिए स्टैंड कौन सा? उल्टा उसको चाहिए 3 डैश टू 5 डैश वाला, लेकिन यहाँ पर 3 डैश टू 5 डैश होकर 5 डैश टू 3 डैश वाला स्टैंड है। इस चक्कर में प्रॉब्लम क्या हुई कि बार बार आरएनए पॉलीमरेज को पीछे से 3 को आइडेंटिफाई करना पड़ा, फिर जाके डीएनए पॉलीमरेज में कोडिंग करी। तो हर बार आरएनए प्राइमर पीछे आया, डीएनए पॉलीमरेज ने आगे जाके कोडिंग करी, फिर से पीछे आया, फिर कोडिंग करी। तो इस तरह से कोडिंग तो हुई इस डायरेक्शन। लेकिन आपने देखा तो एक टुकड़ा ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये एक टुकड़ा बन गया, फिर ये एक टुकड़ा बन गया, फिर एक टुकड़ा बन गया, फिर एक टुकड़ा, और फिर एक टुकड़ा। यानी कहीं ना कहीं हमारी जो डीएनए की चेन है वो क्या लगातार बन पाई? नहीं बन पाई। हमारी जो डीएनए की चेन है वो बीच बीच में ब्रेक ले रही है, टूट रही है, और डीएनए की चेन कंटिन्यूसली नहीं बन पा रही है, ये डिसकंटिन्यूस बन रही है। यानी कि ये देखिए तो ये सिंगल स्टैंड, ये इतना एक डीएनए का टुकड़ा बना, ये भी एक इंडिविजुअल एक ऐसे बना होगा, एक ऐसे ही बना होगा। तो इस तरह से कई सारे टुकड़े बन गए, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला गया? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स नीट में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस छोटे छोटे जो टुकड़े बन रहे हैं इस अपोजिट स्टैंड पे, यानी यहाँ पे जो है चेन कंटिन्यूस नहीं बन पाई। कैसे बन पाई है? डिसकंटिन्यूस चेन। अब डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है? चेन बीच से टूट रही, यहाँ से यहाँ तक बन गई, फिर यहाँ से ब्रेक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक बनी, फिर टूट गई, फिर यहाँ से यहाँ तक बनी, फिर टूट गई, फिर यहाँ से यहाँ बनी, फिर से टूट गई। यानी कि कहीं ना कहीं जो चेन है वो क्या कर रही है? लैग कर रही है। लैग का मतलब होता है बीच बीच में छूट जाना, और छूटने की वजह से जब यहाँ पे चेन लीड कर रही थी, तो जब चेन लीड कर रही थी तब हमने नाम बोला था लीडिंग स्टैंड, और जिस जगह पर चेन लैग करेगी उस स्टैंड को बोलेंगे हम लैगिंग स्टैंड। ठीक है, तो नीचे वाला जहां पे कंटिन्यूसली 5 डैश टू 3 डैश कोडिंग हो रही है वो लीडिंग स्टैंड है, और जो ऊपर वाला है जहां पे डिसकंटिन्यूअस कोडिंग हो रही है, टुकड़ों टुकड़ों में डीएनए के बनने से बनने, उसको बोला है लैगिंग स्टैंड, क्योंकि यहाँ पर चेन लगातार नहीं बन पा रही है। और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, अब अगर आपसे पूछे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की डेफिनेशन तो आप क्या बताएंगे? द डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच आर फॉर्म्ड ऑन लैगिंग स्टैंड आर कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। यानी कि डीएनए के कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो कि लैगिंग स्टैंड पर बन रहे हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोल रहे हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। बट हमने तो सुना है कि भाई हम एक डीएनए से 2 नए डीएनए बना रहे हैं, तो ये तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट डीएनए बन गया। ये तो डीएनए के टुकड़े, हमको टुकड़े तो नहीं चाहिए ना, हमको पूरा का पूरा डीएनए कंप्लीट चाहिए। तो अब क्या किया जाएगा? इन टुकड़ों को जोड़ा जाएगा, और इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो एक एंजाइम यूज होता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद रखिएगा, डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इन टुकड़ों को जोड़ने का काम करेगा। यानी ये इनके बीच में जो गैप है, ये जो चेन ठीक से नहीं चल पा रही है, इनके बीच में डीएनए लाइगेज आके बॉन्डिंग कर देगा इस तरह से। तो जब डीएनए लाइगेज इनको जोड़ देगा तो इस तरह से ये पूरी की पूरी एक लंबी चेन बन जाएगी। तो इन टुकड़ों को जोड़ने का काम जो एंजाइम कर रहा है वो कौन सा है? डीएनए लाइगेज। फिर से रिवीजन करें तो देखिए, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है, उन टूटे हुए जो स्टैंड है उनके पास जुड़ रही है एसएसजी प्रोटीन, ताकि वो वापस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर लें। फिर जो लीडिंग स्टैंड है, क्योंकि ये 3 डैश टू 5 डैश है, यहाँ पर आसानी से 5 डैश टू 3 डैश कोडिंग कर सकते हैं, इसलिए एक बार आरएनए प्राइमर आता है 5 डैश एंड पर 3 डैश एंड को आइडेंटिफाई करने, उसके बाद तुरंत ही डीएनए पॉलीमरेज लगातार चेन बनाता चला आता है।
इस वजह से यहाँ पे एक लीड चेन बनती है और लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। अपोजिट स्ट्रैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको 5' to 3' स्ट्रैंड मिलता है, बल्कि डीएनए को चाहिए क्या है, डीएनए की कोडिंग होनी है 5' to 3' और उसके लिए स्ट्रैंड होना चाहिए 3' to 5' का, ना कि 5' to 3'। इस चक्कर में बार बार आरएनए प्राइमर को पीछे से आकर 3' OH ग्रुप को पहचानना पड़ता है और फिर एक बंच बनाता है ऐसे, और फिर एक बंच, फिर एक बंच, फिर एक बंच। यानी कि जब हमको 3' OH ग्रुप लगातार नहीं मिलते हैं तो चेन भी लगातार नहीं बनती, चेन भी टुकड़ों टुकड़ों में बनती है। और अब चेन के उन इंडिविजुअली टुकड़ों को क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और इस टुकड़ों के बनने की वजह से इस वाले स्ट्रैंड को भी क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि जहां पर चेन लगातार बन रही है वो तो लीडिंग स्ट्रैंड है, जहां पर चेन रुक रही है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। तो लैगिंग स्ट्रैंड के बनने वाले टुकड़े ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। अब फाइनल वर्क क्या है कि भाई इन टुकड़ों को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए बहुत अच्छा एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जो इन छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है और डीएनए की कंटिन्यूअस चेन बना देता है। और इस तरह से जो हमने एक पेरेंटल डीएनए लिया होता है वो इस तरह से अलग होता है और उसमें 2 नए डीएनए ऐसे बन जाते हैं और पेरेंटल डीएनए से अलग हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। अगर आपको समझ में आ गया तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।